साल 2014। फिनलैंड के 5 सुपर एक्सपर्ट डाइवर एक बर्फीले पहाड़ में एक ट्रायंगुलर शेप का होल कट करते हैं। वो उस पहाड़ के नीचे बनी एक मिस्टीरियस केव की 400 फीट की गहराई को टच करने जा रहे थे। और वो जिस तरह से गहराई में आगे बढ़ रहे थे, पैसेज और भी नैरो और पानी और भी सुपर कोल्ड होते जा रही थी। शुरू में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब वो उस गहराई में पहुंचते हैं तो पलक झपकते ही कुछ ऐसा होता है जिसे इन्होंने कभी प्रेडिक्ट भी नहीं किया था। सभी उस गहराई में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का सामना कर रहे थे। जब डाइवर्स मौत से जूझ रहे थे तो बाकी के बचे डाइवर्स को खुद को बचाने के लिए मजबूरन एक इमोशनली चैलेंजिंग डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन ये तो आने वाली प्रॉब्लम की बस शुरुआत थी। कई डाइवर्स उस केव की गहराई का शिकार बन चुके थे और आप जानने वाले हो इन डाइवर्स की आखिरी मोमेंट एंड और भी बहुत कुछ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मारूफ एंड यू आर वाचिंग द हॉरिफाइंग स्टोरी ऑफ प्लूरा केव डिजास्टर। सो ये हैं काई कांकनिन, एक एक्सपीरियंस सर्टिफाइड केव डाइवर। इनके साथ ऑलरेडी मल्टीपल डाइविंग ट्रेजेडीज हो चुकी थी, लेकिन इनके लिए केव डाइविंग छोड़ना नामुमकिन था। वो अपनी पहली अंडर वाटर ट्रेजेडी फेस करते हैं जब वो अपने दोस्त के साथ पास के क्वायरी में डाइव करने जाते हैं। पानी में कुछ देर डाइव करने के बाद वो नोटिस करते हैं कि उसका डाइव पार्टनर मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका रेगुलेटर उसके मुंह से बहुत पहले ही गिर चुका था। उसे पानी से निकालकर हॉस्पिटल भेजा जाता है, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता वो मर चुका था। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलती है कि वो सिंपली अपने रिब्रीदर के ऑक्सीजन वाल्व को ओपन करना भूल गया था। इट्स टेरिबल, राइट? काई इस इंसिडेंट से अपसेट था, लेकिन वो अपने पैशन को चाह कर भी छोड़ नहीं सकता था। कुछ महीने बाद वो अपने 4 दोस्तों के साथ वो अभी तक की सबसे डेंजरस केव डाइविंग ट्रिप का प्लान करते हैं। प्लूरा केव एग्जिस्ट इन प्लूरा वैली, नॉर्वे। ये केव है यूरोप की लार्जेस्ट वाटर फिल्ड नेचुरल केव। हालांकि इसे डिस्कवर 90s में किया गया था, लेकिन तब तक इसके अंदर जाने के लिए उतनी एडवांस इक्विपमेंट नहीं बनी थी। इंटरेस्टिंगली इस केव के 2 एंट्रेंसेस है। डाइवर्स को प्लूरा वैली एंट्रेंस से अंदर जाकर दूसरे रास्ते स्टाइनोफ्लाजे एंट्रेंस से बाहर निकलना था। टोटल 3 किलोमीटर लंबी, जिसमें इन्हें 5 घंटे का सफर तय करना था। इसकी डीपेस्ट सेक्शन 120 मीटर गहरा था और यहाँ जाने का मतलब था उन्हें अनएक्सपेक्टेड चीजों का सामना करना था। एंड ऑब्वियसली पानी तो ठंडा था ही। काई कांकनिन, पैट्रिक ग्रोंकविस्ट, वेजा रांटेनिन और 2 पर्सन जिसका नाम सेम था, जिसे हम कहेंगे यारी एच एंड यारी यू। और इन दोनों को याद रखना, क्योंकि स्टोरी ऑलमोस्ट इन दोनों के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। सभी सर्टिफाइड केव डाइवर थे एंड टेक्निकल डाइविंग में एक्सपीरियंस थे। इसका मतलब ये है कि वो नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो फुल्ली क्वालिफाइड थे सुपर कोल्ड पानी में 5 घंटों तक रहने के लिए। इनकी स्ट्रेटेजी थी डाइव से पहले 2 ग्रुप में स्प्लिट होने का। पहली टीम के केव के अंदर जाने के 2 घंटे बाद दूसरी टीम केव में एंटर करेगी। पहले टीम में पैट्रिक और यारी एच थे और दूसरे टीम में काई, वेसा एंड यारी यू। 2 घंटे के गैप में केव के अंदर जाने का सिंपल लॉजिक यही था कि पहली टीम के अंदर जाने के बाद पानी में सिल्टिंग हो जाती और सील्ड को वापस बॉटम में स्टेबल होने के लिए मिनिमम 2 घंटे लगने वाले थे। 6 फरवरी दिन के 12 बजे सबसे पहले पैट्रिक और यारी एच बर्फ को ट्रायंगुलर शेप में कट करते हैं और दोनों अंदर घुसते हैं। लेकिन अंदर की पानी काफी क्रिस्टल क्लियर थी। इनफैक्ट वो नीचे 60 फीट की गहराई में पत्थरों को क्लियर देख भी पा रहे थे। एक बुरे हादसे की एक अच्छी शुरुआत। उन्होंने साथ में एक इंटरेस्टिंग गैजेट भी लाए थे, अंडर वाटर स्कूटर, जो कि काफी यूजफुल था, क्योंकि इससे डाइवर्स ज्यादा तेजी से डाइव कर सकते थे और डाइवर्स की ज्यादा एनर्जी वेस्ट भी नहीं होती। सांस लेने के लिए वो यूज कर रहे थे एक एडवांस क्लोज सर्किट गियर, एक रीब्रीदर। बेसिकली रीब्रीदर एक एडवांस डिवाइस होता है जो डाइवर के एक्सेल्ड एयर को रिफाइन करता है। एक्सेल्ड एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर आउट करके उसमें ऑक्सीजन ऐड करता है और फिर डाइवर वही एयर को वापस यूज कर सकते हैं। और इस सिस्टम की वजह से डाइवर्स लंबे समय तक पानी में रह सकते हैं। लेकिन फिर भी डाइवर को अवेयर होना जरूरी था, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। उसमें से एक बड़ी प्रॉब्लम्स थी हाइपर कैप्निया की। हाइपर कैप्निया तब होती है जब रीब्रीदर सही से काम नहीं करता और डाइवर के एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव नहीं करता। इससे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बढ़ जाती है, जिससे चक्कर आना, कंफ्यूजन और फटीग जैसे सिम्टम को डाइवर फेस करते हैं। और ये हम सबको पता है, डिवाइसेस जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी उसके मैल फंक्शन करने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होती है। दोनों डाइवर्स धीरे धीरे एक लीनियर चेंबर में 500 मीटर का सफर तय कर चुके थे और अब इन्हें 120 मीटर की गहराई के लिए नीचे टर्न लेना था। वो अब सामना कर रहे थे केव के डीपेस्ट सेक्शन का और रियल टेस्ट अब यहीं से शुरू होती है। वो जिस तरह से गहराई में आगे बढ़ रहे थे, वो जगह उतना ही ज्यादा रिस्की होते जा रही थी। रास्ते और भी पतले और पानी और भी सुपर कोल्ड होते जा रही थी। चारों तरफ दीवारों में दरारें थी। पत्थर से एक स्मॉल इंजरी भी मौत का कारण बन सकता था। फाइनली वो केव के डीपेस्ट एरिया में आ चुके थे, जो सबसे ज्यादा नैरो भी था। वो अपने पीछे वाले डाइवर्स के लिए गाइडलाइन अटैच करते हैं ताकि इसकी टीम इसके साइन को पहचान सके। अब यहाँ से इन्हें बाहर निकलने के लिए स्टाइनोफ्लाजे की एंट्रेंस के पास जाना था।
दोनों डाइव करके थोड़ा ऊपर जाते हैं और अब इसके सामने केव की सबसे नैरो सेक्शन आती है जिसमें इन्हें साफ 90 डिग्री मुड़ना था। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। पहले पैट्रिक इस जगह को क्रॉस करता है और क्रॉस करके वो जैसे ही आगे जा रहा था वो देखता है कि इसके पीछे यारी एच इसके साथ नहीं है। उसके हेडलैम्प से लाइट आना भी बंद हो गई थी। पैट्रिक के लिए एक कंसर्निंग था, तो वो वापस 90 डिग्री सेक्शन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है। वो देखते हैं कि यारी की हेडलैम्प दूर में दिख रही है, लेकिन वो हेडलैम्प स्ट्रेंजली ऊपर नीचे हो रही थी। पैट्रिक को यारी एच का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था और वो उसके पास जाता है। देन यारी पैट्रिक को कहता है कि तुम मेरे सामने से हट जाओ, मेरा रास्ता क्लियर करो, मैं आ रहा हूँ। फिर पैट्रिक देखता है कि एक्चुअली में यारी की स्कूटर की रस्सी एक पत्थर से अटक गई है और यारी पैनिक कर रहा है। हालांकि यारी किसी तरह से जबरदस्ती रस्सी को पत्थर से छुड़ा लेता है। हालांकि वो बार बार पैट्रिक से बैकअप ऑक्सीजन टैंक मांग रहा था और जबकि पैट्रिक इसे अपना रीब्रीदर भी देता है 2-3 बार। और जब आखिर में यारी अपने रीब्रीदर पर वापस स्विच हो रहा था तब उसका रीब्रीदर हाथ से छूटकर पानी में गिर जाता है। जल्दी से पैट्रिक अपने रीब्रीदर को उसे देता है और पर्च बटन को प्रेस करता है, लेकिन यारी इस समय तक पैनिक स्टेट में था। वो गलती से केव के बहुत सारे ठंडे पानी को पी लेता है। ये होते ही यारी का चेहरा एक भयानक नजारे में बदलने लगता है। पैट्रिक इस सिचुएशन को भांप चुका था, वो समझ चुका था वो अब नहीं बच सकता। एंड ये सब हो रही थी जमीन के 120 मीटर की गहराई में, वो भी एक्सट्रीमली ठंडे पानी के अंदर। पैट्रिक इस गहराई में काफी देर तक रुक चुका था और अब इसका भी यहाँ मरना तय था। वो अब एक इमोशनली चैलेंजिंग डिसीजन लेता है। वो यारी एच को यहीं छोड़कर तेजी से बाहर निकलेगा, लेकिन वो यहाँ से तेजी से बाहर नहीं जा सकता था डिकम्प्रेशन स्टॉप के कारण। पैट्रिक जल्दी से डाइव कंप्यूटर में देखता है तो इसे समझ आता है कि इसको यहाँ से बाहर निकलने के लिए अब 400 मिनट लगने वाले हैं, जबकि इनके इंसिडेंट से पहले डाइव कंप्यूटर के अकॉर्डिंग इन्हें सिर्फ 120 मिनट लगने वाले थे। यानी पैट्रिक को अब पहले से कहीं ज्यादा स्लो डाइव करके जाना होगा और ऐसा उन्हें करना पड़ेगा डिकम्प्रेशन सिकनेस को रोकने के लिए। बेसिकली डाइवर को ज्यादा देर तक गहराई में रहने से उसके बॉडी पर प्रेशर बढ़ता है, जिससे उसकी बॉडी की टिश्यू ज्यादा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करती है। जितनी देर वो गहराई में रहेंगे उतना ही ज्यादा नाइट्रोजन उनके टिश्यू में एब्जॉर्ब होगा और पैट्रिक को धीरे धीरे सफर करना होगा ताकि नाइट्रोजन उनके बॉडी से सेफली निकल सके। अगर वो 100 मीटर की गहराई में 1 मिनट रुकते हैं तो उन्हें 10 मिनट ज्यादा स्लो डाइव करके जानी होगी, और अगर पैट्रिक गलती से भी तेजी से डाइव करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें डिकम्प्रेशन सिकनेस हो जाएगी। टिश्यू में एब्जॉर्ब हुआ नाइट्रोजन रैपिडली गैस के फॉर्म में बबल बनने लगेगा। बबल बॉडी में ब्लॉकेज क्रिएट करेगी, जिससे सीरियस पेन, फिर पैरालिसिस और फिर डेथ। पैट्रिक डाइव करते हुए धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और इमोशनली इसका दिमाग फट रहा था कि वो कैसे अपने दोस्त को अकेला छोड़कर जा सकता है। फिनलैंड में जारी एच की फैमिली इसका इंतजार कर रही होगी, वो इससे क्या कहेगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी, जारी एच टनल के नैरो सेक्शन में अटका हुआ था। अगर पीछे से काई, वेसा और जारी यू वहां आए और उन्हें रास्ते ब्लॉक मिलेगी तो फिर वो तीनों भी मरेंगे। करीब 2 बजे काई, वेसा और जारी यू प्लूरा वैली केव एंट्रेंस से घुसते हैं। काई कांकनेन दोनों डाइवर के पीछे चल रहे थे ताकि रास्ते में अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आए तो वो पीछे से असिस्ट कर सके। तीनों धीरे धीरे आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रहे थे और जस्ट 20 मिनट के अंदर वो 500 मीटर का लीनियर चेंबर का सफर तय कर चुके थे और इसके बाद इन्हें नीचे गहराई की तरफ जानी थी। स्ट्रेटेजिकली यहाँ पैट्रिक और जारी एच ने पहले ही कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर रख दिया था इन केस ऑफ इमरजेंसी। हालांकि वैसा को लग रहा था कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर को अंदर ले जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका मानना था कि वो अभी सफर को सिर्फ 4 घंटे में ही पूरा कर लेंगे। हालांकि वो फिर भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर को साथ में ले लेते हैं। यस, अनजाने में उन्होंने एक सही डिसीजन लिया था जो सच में बेनिफिशियल होने वाला था। अब तक तीनों केव के डीपेस्ट एरिया में पहुंच चुके थे 120 मीटर की गहराई में। यहाँ वेसा को ऊपर के रास्ते में जाना था, बट ये सेक्शन पर्टिकुलरली नैरो थी। वो अपने सिलेंडर की वजह से आगे नहीं जा पा रहा था और उससे भी बुरा वेसा की एक विंग रस्सी में बुरी तरह से उलझ गई थी। वेसा और उसकी टीम को यहाँ डीले हो रही थी और वो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। यहाँ वो ऑलरेडी 5 मिनट डीले कर चुके थे, यानी उन्हें रफली 1 घंटा स्लो डाइव करके जानी होगी। किसी तरह से वेसा इस सिचुएशन को रिजॉल्व कर लेते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं। और जैसे ही वो आगे की तरफ मूव कर रहे थे तो उन्हें एक अजीब सा बीप साउंड जारी के डाइव कंप्यूटर से सुनाई देता है। पूरा चेंबर वो बीप साउंड से गूंज रहा था। वेसा जारी एच की डेड बॉडी को देखकर शॉक में रह जाते हैं। जारी एच की लाइफलेस बॉडी केव के 90 डिग्री बेंड में अटका हुआ था, जो सभी के रास्ते को भी ब्लॉक कर रहा था, जिससे इन्हें और भी डीले हो रही थी। पीछे काई कांकने नाइट्रोजन नार्कोसिस से स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें बेसिकली चक्कर आ रहा था इतनी गहराई में रहने से। और इसी कंफ्यूजन के बीच में वो ऑब्जर्व करते हैं जारी यू को, जिनकी हालत कहीं ज्यादा खराब थी। वो पैनिक कर रहे थे। वो बार बार अपने क्लोज सर्किट गियर और ओपन सर्किट गियर के बीच में इनकंसिस्टेंटली स्विच कर रहे थे। स्विचिंग करते हुए धीरे धीरे उनके शरीर में अब ताकत नहीं बची थी। जारी यू की इक्विपमेंट इतनी गहराई में मैल फंक्शन कर गई थी और वो तड़पते तड़पते इस केव की गहराई का शिकार बन जाते हैं।
अब तक काई कांकनेन समझ चुके थे कि सिचुएशन अब कहीं ज्यादा बिगड़ चुकी है और अब इन्हें एक क्रिटिकल डिसीजन लेना होगा। आगे का रास्ता ब्लॉक था और वापस लौटने के अलावा इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वो वेसा की तरफ चिल्लाकर उन्हें वापस आने को कहते हैं। वेसा यहाँ 90 डिग्री विंड सेक्शन में पैनिक अटैक को झेलते हुए वो एक बार में नॉर्मल से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर रहा था। उस सेक्शन को क्रॉस करने के लिए वो अपने सभी गियर, टूल और ऑक्सीजन सिलेंडर को हटाकर क्रॉस करते हैं और फिर वापस गियर को पहनकर ऊपर की तरफ आगे जाते हैं। इनके पास काई कांकनेन के बात सुनने का और वापस लौटने का जरा भी वक्त नहीं था और अब तक इनके पास ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं बची थी। काई को अब किसी तरह से अपनी जान बचानी थी। वो जारी यू को छोड़कर वापस लौटने के रास्ते पर मुड़ चुका था, लेकिन काई श्योर नहीं था कि इसके पास कितना ऑक्सीजन बचा है। क्या इसके पास 400 मिनट की जर्नी के लिए इनफ ऑक्सीजन है? तो वो डिसाइड करता है कि वो डिकम्प्रेशन सिकनेस का रिस्क लेते हुए वो थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेगा। उसका यहाँ डूबकर मरने से तो बेहतर ही है। इधर पैट्रिक भी वही सिमिलर डायलेमा फेस कर रहे थे। पैट्रिक के इक्विपमेंट की बैटरी भी लो होते जा रही थी और उन्हें अब चूज करना था कि वो गर्म रहने के लिए थर्मल वेस्ट का यूज करेंगे या फिर वो अंडर वाटर स्कूटर का यूज करेंगे आगे मूव करने के लिए। वो डिसाइड करते हैं कि वो थर्मल वेस्ट का यूज ना करके स्कूटर का यूज करेंगे जिससे इनकी एनर्जी बची रहे। वो अपने पैर से खुद को आगे की तरफ किक भी कर रहे थे जिससे वो गर्म रहे। पैट्रिक के पीछे वेसा डाइव करते हुए गिल्ट में आगे बढ़ रहे थे कि वो कैसे अपने दोस्तों को मरने के लिए अकेला छोड़कर आगे जा सकते हैं। इमोशनल बर्डन और बाहर निकलने की चाहत ने काई को फाइनली लॉन्ग एयरफील्ड चेंबर तक पहुंचा दिया था, लेकिन उन्हें अभी भी 500 मीटर का सफर तय करना था। एयरफील्ड चेंबर तक पहुंचकर वो सोच रहे थे यहाँ रेस्क्यू टीम आएगी इसे बचाने के लिए, लेकिन रेस्क्यू मिशन की यहाँ कोई भी गारंटी नहीं थी। उसी हालत में उन्हें आगे बढ़ने के अलावा कोई भी दूसरी ऑप्शन नहीं थी और फिर आखिर में इनकी अंडर वाटर स्कूटर भी मेल फंक्शन कर जाती है। एक होपलेस सिचुएशन। तीनों आदमी डिकम्प्रेशन सिकनेस के कारण धीरे धीरे डाइव कर रहे थे। सरफेस पर जाने के लिए सभी अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। उम्मीदें खत्म होने लग रही थी क्योंकि रास्ते खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थी। काई के पास ऑक्सीजन की आखिरी सिलेंडर बची थी। पैट्रिक और वेसा भी ऑक्सीजन की कमी से सफर कर रहे थे। उतनी ऑक्सीजन में वो रास्ते कंप्लीट नहीं कर सकते थे। रात के 9 बज गए थे और फाइनली पैट्रिक केव के एंट्रेंस के पास पहुंच चुके थे। एक मुश्किल 8.5 आवर डाइव के बाद पैट्रिक पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था, लेकिन वो फिर भी केव के एंट्रेंस के पास बाकी टीम मेंबर के लिए रुकता है। वो कुछ खाने के लिए बैग में खोज ही रहे थे कि वो देखते हैं कि वेसा भी अपने हेडलैम्प से अंधेरे में रोशनी करते हुए निकल रहे हैं। 3 घंटे बाद रात 1 बजे काई भी प्लूरा केव एंट्रेंस के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो रास्ता बंद था। वहां दोबारा बर्फ जम चुका था। वो फिर भी बर्फ को किसी तरह से तोड़ देते हैं और बाहर निकल आते हैं। उन्होंने एक इनक्रेडिबल 11.5 आवर डाइव की उस चिल्ड वाटर में। इनके पास अब जरा भी एनर्जी नहीं बची थी। वो अपने वैन के पास जाते हैं, इंजन को चालू करते हैं, लाइट को ऑन करते हैं और वैन के फ्लोर पर कोलैप्स कर जाते हैं। दूसरी साइड से पैट्रिक और वेसा भी अपने कपड़े बदलकर वैन के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि वैन का इंजन ऑन है। और जब वो वैन के गेट को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं काई वैन के फ्लोर पर लेटा हुआ है। वो ठंड से कांप रहा है। तीनों कई दिनों तक हॉस्पिटलाइज रहते हैं और इतने दिन हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी वेसा को कंटिन्यू वॉकिंग में इशू आ रही थी। उसे अपने पूरे शरीर में एक मिस्टीरियस टिंगलिंग का एहसास हो रहा था। तीनों डाइवर्स वर्स्ट केस ऑफ एंजाइटी से सफर कर रहे थे। उनके लिए वो हॉरिबल एक्सपीरियंस को भुलाना नामुमकिन था। हादसे की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी और नॉर्वेजियन पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। दोनों जारी एच एंड जारी यू उस हॉरिबल इंसिडेंट में मारे जा चुके थे। उनकी फैमिली को किसी तरह से भी उनकी बॉडी चाहिए थी। दोनों के रेस्क्यू के लिए लोकल अथॉरिटी के डाइवर्स केव में जाते हैं, लेकिन अंदर की सिचुएशन वैसे ही डिफिकल्ट और डेंजरस था। डाइवर्स अंदर जाकर हार मान चुके थे और वो बॉडी को वहीं छोड़कर वापस आ जाते हैं और अब नॉर्वेजियन पुलिस उस केव को हमेशा के लिए बंद करने का सोच रहे थे। इस पॉइंट तक पैट्रिक जारी की फैमिली से प्रॉमिस कर चुका था कि वो हर हाल में दोनों की डेड बॉडीज को बाहर निकालेगा। वो अपने कुछ एक्सपर्ट डाइवर दोस्त को कांटेक्ट करते हैं और उसमें से एक फेमस ब्रिटिश डाइवर भी थे, रिक स्टैंटन, जिसके बारे में मैंने थैमलंग केव ट्रेजेडी के वीडियो में बात की थी। और ये लाइकली था कि अगर वो लोग नॉर्वेजियन पुलिस से रेस्क्यू की परमिशन लेने जाएंगे तो उन्हें इस रेस्क्यू मिशन की परमिशन नहीं मिलेगी। तो वो इस ट्रिकी ऑपरेशन को केयरफुली प्लान करते हैं बिना वहां के लोकल अथॉरिटी को बताए हुए। 26 मार्च सभी यहाँ फुल प्रूफ रेस्क्यू स्ट्रेटेजी के साथ आए थे, जैसे कि वो स्ट्रेटेजिकली 2 दर्जन बेल आउट सिलेंडर्स प्लेस करते हैं पूरे केव रूट में सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, और इस तरह से पैट्रिक और सैमी दोनों के डेड बॉडीज को बाहर निकाल लेते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की सक्सेस स्टोरी रैपिडली शहर में फैल जाती है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट हुआ था, लेकिन फिर भी अथॉरिटी के द्वारा रेस्क्यू पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। इस ऑपरेशन के कुछ महीने बाद काई, वेसा और पैट्रिक एक दूसरे एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। वो तैयारी कर रहे थे हफ्तों के केव डाइविंग एक्सपेडिशन के लिए जो फ्रांस और स्पेन में होने वाली थी।